Hello everyone, welcome to Chat Teacher. So today we are going to start economy. So this is the starting lecture. Here we'll read about some concepts, read about some terms जो कि आगे के सारे lectures में आएगा. So this is kind of introductory lecture. So let's go through it. Okay. So first, why do we read economy? यूजुअली हम जब भी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर हम सोचते हैं कि हमें बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, मनी मॉनेटरी पॉलिसी इन सब के बारे में पढ़ना है. बट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते क्यों है? तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ जो होता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. हम अर्थ में रहते हैं, वहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है. इन रिसोर्सेज से हम बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं. पर जो ह्यूमन होता है उनकी इनफाइनाइट वांट्स और नीड्स होती हैं. ठीक है, अब हमारी वांट्स और नीड्स जो है वो इनफाइनाइट है, पर अर्थ के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है. इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए हम क्या पढ़ रहे होते हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं. बेसिकली इकोनॉमिक्स जो स्टडी होता है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजोल्व करने के लिए हो रहा होता है. मतलब पूरा का पूरा जो हमने कर रखा है सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कर रखा है. तो बेसिकली इकोनॉमी होता है कि जो भी रिसोर्सेज है जो कि स्कार्स है, स्कार्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है पर वांट्स एंड नीड्स क्या है, बहुत ज्यादा है. तो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको हम अपनी इकोनॉमिक वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज करेंगे, ये हम इसलिए इकोनॉमी को क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं. ना अंडरस्टैंड इट अगेन. अर्थ जो है उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है. इन रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं. ह्यूमन जो होता है उनकी वांट्स एंड नीड्स जो होती है इनफाइनाइट होती है. तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है. इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कि कैसे ये रिसोर्सेस अलोकेट होंगे ताकि हमारी इन वांट्स एंड नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए, इसलिए हम इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड. अब इकोनॉमी जो होता है उसको सोशल साइंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं. तो इकोनॉमी जो होता है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड. सेम अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पॉलिटिकल साइंस बोल देते हैं. सोशल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे तो सोशल साइंस बोल देते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ते हैं. इन सबको हम सोशल साइंस के अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, बेसिकली जब हम इकोनॉमिक बिहेवियर जो होता है ह्यूमन बीइंग का, बेसिकली ऊपर जो हमने देखा कि इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स है, वो इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स को हम फुलफिल जो करते हैं अर्थ के जितने भी रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसकी स्टडी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली ग्रीक वर्ड से आया है ओइकस प्लस नॉर्म. ओइकस का मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड, स्टेट, और नॉर्म का मतलब होता है नॉर्म और लॉ. ठीक है, तो उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोल रहे होते हैं. बट जो इकोनॉमी होता है वो मोर ऑफ एप्लीकेशन पार्ट होता है. इकोनॉमिक्स में तो हमने थ्योरी दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये बिहेवियर है, ये स्टडी है. पर जब ये सारी की सारी थ्योरी एप्लीकेशन में अप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी. तो इकोनॉमी मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल और रियल लाइफ व्यू दे रहा होता है इकोनॉमी, जबकि इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्टडी होती है जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके बारे में. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये हर जगह आएगा, बार बार इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो माइक्रो का नाम से पता चल रहा है, मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ते हैं स्मॉलर यूनिट्स के बारे में. अब स्मॉलर यूनिट्स क्या होती है, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो कि कंज्यूमर है, या कोई वर्कर, या कोई फर्म, या कोई फैक्ट्री, जब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं या पढ़ते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं कि सपोज करो मैंने कोई लोन लिया या किसी फर्म ने कोई लोन लिया, तो वो मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे इफेक्ट करेगा, उसकी पढ़ाई हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे होते हैं. ठीक है, कि इंडिविजुअल का जो डिसीजन होता है वो मार्केट को कैसे इंपैक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे इंपैक्ट करता है, प्राइसिंग को कैसे इंपैक्ट करता है. ठीक है, इतना डिटेल टर्म में मत जाओ, आगे वैसे भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें से भी ये समझना है तुम्हें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में. फॉर एग्जांपल फर्म, कंज्यूमर, या कोई वर्कर्स, इन सब के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है लार्जर. बेसिकली मैक्रो में कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देख रहे होते हैं. ठीक है, ब्रॉडर व्यू.
ब्रॉडर व्यू जैसे कि अब पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है कंट्री का, ग्रोथ कितनी है कंट्री की, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एग्रीगेट वैल्यू देख रहे होते हैं बड़े लार्जर यूनिट की, वर्ल्ड की। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वर्ल्ड में क्या है, पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड। तो वो जो लार्जर और एवरेज और एग्रीगेट वैल्यू देख रहे होते हैं ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देख रहे होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये दोनों एक दूसरे को ना इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं जो डिसीजन लेती हूँ और उससे जो डिमांड एंड सप्लाई में इंपैक्ट पड़ता है, उससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपैक्ट पड़ेगा। मेरे एक इंडिविजुअल डिसीजन से, ऐसे छोटे छोटे सब लोग इंडिविजुअल डिसीजन ले रहे हैं, उससे क्या होगा, उसका एग्रीगेट वैल्यू क्या करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक को इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट हो गया। और सेम एज लार्जर व्यू में भी अगर पूरी कंट्री के इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आएगा या फिर टैक्सेस में कोई चेंज होगा, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल लेवल को भी इंपैक्ट करेगा। इंडिविजुअल्स को टैक्स पे करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट लोन वगैरह लेने के लिए, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग इनकी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स का क्या दिया था, डेफिनेशन दिया था अपनी बुक में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अब इन्होंने बोला था कि इकोनॉमी वो साइंस है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के बारे में क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन के बारे में क्यों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऊपर ही हमने देखा था कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज करके हम जो भी गुड्स एंड रिसोर्सेज बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन के अंदर आता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। अर्थ में जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके गुड्स एंड सर्विस को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो ह्यूमन को यूज करने के लिए बन पाए। तो इसलिए प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स है, पर रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, तो सबको मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई वी विल रीड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एक्सचेंज के बारे में क्यों पढ़ेंगे, अब देखो हर कोई हर चीज नहीं बना सकता है, ठीक है। विल डू एक्सचेंज, मैं सपोज पेन का प्रोडक्शन कर रही हूँ, आप सपोज कॉपी का प्रोडक्शन करोगे, एंड देन विल एक्सचेंज इट। तो एक्सचेंज के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो साइंस जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, उसको इकोनॉमिक्स के अंदर डिफाइन किया है एडम स्मिथ ने, ठीक है। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर से मैं बहुत सारे टर्म्स बोलते आ रही हूँ, उन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि आगे जाके हम लोग उन टर्म्स में ही बात करेंगे। हम लोग नॉर्मल चीजों, नॉर्मल आंसर्स जब लिखते हैं या फिर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसके लिए। तो गुड्स, सर्विसेज, वांट्स एंड नीड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो गुड्स क्या होता है, गुड्स वो टैंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वेजिटेबल्स चाहिए, मीट, या फिर कुछ भी खाने का कोई सामान है, या क्लोथिंग, ये सब जो होते हैं गुड्स होते हैं, जो फिजिकल होते हैं और टैंजिबल होता है, ठीक है। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज जो होते हैं जो टैंजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन है, पर मेरे को सिम चाहिए, सिम जियो का सिम है मेरे पास, तो वो मुझे क्या कर रहा है, मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं उनको रिचार्ज कराती हूँ एंड देन दे विल गिव मी द सर्विस, ठीक है। वांट्स क्या होती हैं, वांट्स एंड नीड्स। अब देखो वांट्स एंड नीड्स में डिफरेंस क्या होता है। नीड्स वो होती हैं जो बेसिक ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए, रोज चलाने के लिए जो होती है, जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मुझे एयर चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मुझे खाने के लिए सामान चाहिए, वो मेरी नीड है, मेरी डेली लाइफ चलाने के लिए। अब वांट्स क्या होती है, मेरे को कार चाहिए, पर अगर मेरे पास कार नहीं होगी तो भी मेरा काम चल रहा है ना, आई विल गो फ्रॉम मेट्रो। बट जो वांट्स होती है वो डिजायर्स होती है, बेसिकली हमें चाहिए, हम ले सकते हैं, तो वो वांट्स के अंदर आता है, ठीक है। ना एक टर्म आया था स्कार्सिटी। स्कार्सिटी टर्म क्या क्यों आया था, क्योंकि इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स है, पर रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो फाइनाइट है, पर हमारी वांट्स क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो है वो फाइनाइट है क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, पर वांट्स एंड नीड्स क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी जो होता है ना, वो राशन को क्या करता है, डील करता है। राशन क्या होता है, आपने देखा होगा ना, राशन सिस्टम जो होता है, जहाँ पे राशन कार्ड बनते हैं और सबको एक अमाउंट में चावल दाल सब मिल रहा होता है, दैट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो राशन ये होता है कि जिसको जितनी जरूरत है उतना मिले, और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि हमें अभी यूज करके सब खत्म कर देना है। तो राशन को क्या होता है, डील करता है। स्कार्सिटी है क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, पर वांट्स एंड नीड्स जो है वो इनफाइनाइट है। तो सबको सब कुछ देना है, साथ ही साथ इतना बचा के रखना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो। इसलिए हम आगे जाके सस्टेनेबिलिटी का भी बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हर चीज का क्या होगा, एक प्राइस होगा।
इसलिए हम एक्सचेंज का बात करेंगे, हम प्राइस पे करेंगे एंड देन हमें वो राशन मिलेगा कि आप इतना ये आपके लिए ये आप यूज कर सकते हो वैसा, ठीक है। जब भी आप किसी सामान के लिए कोई पेमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, वो इकोनॉमिक गुड्स के अंदर क्या करते हैं, उसको हम कंसिडर करते हैं। जब भी हम कोई चीज के लिए पैसे पे करते हैं और हमें वो चीज मिलती है वो इकोनॉमिक गुड होती है, ठीक है, गुड्स के अंदर आता है। अब अगर ऐसी कई चीजें होंगी जिनकी कोई स्कार्सिटी नहीं है, मतलब वो अबंडेंट में अवेलेबल है, वो फ्री गुड्स है, ठीक है, मतलब वो सब लोग को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, ये सब कोई हमेशा यूज कर सकते हैं, तो ये क्या होता है, फ्री गुड्स के अंदर आता है। अब फ्री गुड्स में भी ना दो टाइप होते हैं, एक फ्री गुड्स होता है और एक फ्री ऑफ चार्ज गुड्स होता है, ठीक है। फ्री गुड्स क्या हुआ, एयर, एयर सब यूज कर सकते हैं, फ्री गुड्स में आते हैं, मतलब उसमें हमें कोई रोक नहीं लगाया कि आप सांस नहीं ले सकते हो, तो वो फ्री गुड्स के अंदर है। एक होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड्स। अब फ्री ऑफ चार्ज गुड्स क्या होता है, ठीक है, एक होता है नेचुरल एयर, एयर क्या है, नेचुरल फ्री ऑफ चार्ज गुड्स है, मतलब वो कभी भी हम यूज कर सकते हैं, वो नेचुरली क्या है, अवेलेबल है हमें। और एक गवर्नमेंट का होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड्स। गवर्नमेंट का फ्री ऑफ चार्ज गुड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हमारे हमारे एजुकेशन या फिर डैम्स बना रही है या फिर कुछ वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वो सब क्या है, फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के साइड से हमें मिल रहा है। तो फ्री ऑफ चार्ज गुड्स के अंदर एक नेचुरली अवेलेबल होता है, एक गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अभी देखो, अब गवर्नमेंट हमें कुछ देगी तो चॉइसेस मेड होंगे, ठीक है। देखो क्या क्या होता है कि हम ह्यूमन नीड्स को हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट है, हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो एक टर्म होता है चॉइसेस, चॉइसेस टू बी मेड, कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक गांव है सपोज करो, ठीक है, उस गांव में अगर गवर्नमेंट को, उस गांव में ऐसा है कि डैम बनाना है, ठीक है, पर उस गांव में ये भी है कि मॉल भी बनाना है, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मॉल की ज्यादा जरूरत है, डैम की ज्यादा जरूरत है, डैम की ज्यादा जरूरत है, तो डैम बनाएगी गवर्नमेंट। तो ये जो चॉइसेस है ना कि मॉल की जगह डैम बनाएंगे, तो वो चॉइसेस जब बना करनी पड़ती है ना, क्योंकि हम इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स है, तो हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो हम चॉइस करेंगे कि कौन सा क्या है ज्यादा जरूरी है, जो जो वेलफेयर के लिए जरूरी होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, चॉइस लेंगे कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए और कुछ को क्या करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर देना चाहिए, ठीक है। तो जिस गुड्स एंड सर्विसेज को हम चूज करेंगे कि ये ज्यादा जरूरी है ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए या पूरा ओवरऑल सोसाइटी के लिए, वो उसको हम एफिशिएंसी के अंदर कंसिडर करेंगे कि हम ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं भाई, हमने चूज कर लिया कि ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये मेरे लिए जरूरी है, जो कि मेरी लाइफ को ज्यादा बेटर बनाएगा, तो वो एफिशिएंसी के अंदर आएगा। नाउ अंडरस्टैंड कि ये गांव था, इसको डैम भी चाहिए था और इसको मॉल भी चाहिए था, पर डैम बनाया हमने और मॉल को क्या किया, हमने कैंसिल कर दिया। तो जो मॉल होगा वो क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स में हमने क्या किया, मॉल को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है कि हाँ ये भी हो सकता था पर उसको हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्योंकि हमें डैम बनाना ज्यादा जरूरी था, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि हाँ भाई मैं एफिशिएंट हो गई, मैंने एफिशिएंसी से चूज कर लिया कि नहीं मेरे को इस गांव में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डैम बनाना है, मेरे को मॉल को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो डैम वाज एफिशिएंसी कि हाँ भाई मैंने डैम बनाया तो वो मेरा एफिशिएंसी था, पर मैंने मॉल नहीं बनाया, वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। यू गेट इट। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस अगेन, ठीक है, यहाँ स्कार्सिटी से वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है, मतलब लिमिटेड है, पर जो वांट्स एंड नीड्स क्या है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब दोनों को, क्योंकि स्कार्सिटी है, फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो हर चीज का क्या होगा, प्राइस होगा। प्राइस क्यों होगा, क्योंकि हमें राशन करना है चीजों को कि सबको सब चीजें मिले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो क्या करें, हम बचा पाए। तो जब भी राशन करेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कि आप पे करोगे और आपको सामान मिलेगा, क्योंकि उस चीज की क्या है, स्कार्सिटी है। जब आप किसी भी सामान के लिए कोई पेमेंट करते हैं तो वो इकोनॉमिक गुड्स के अंदर कंसिडर करते हैं कि आप पेमेंट कर रहे हो एंड देन आपको सामान मिल रहा है। अब पर ऐसी कई चीजें होंगी जिनकी स्कार्सिटी नहीं होगी, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्री गुड्स। अब फ्री गुड्स के अंदर भी होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड्स, ठीक है। फ्री ऑफ चार्ज गुड्स में नेचुरल गुड्स में क्या आएगा, ऐसे गुड्स जो एविडेंटली अवेलेबल है नेचुरली, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। और एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ चार्ज गुड्स। अब गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के डैम्स बना रही है, सड़कें बना रही है, ये सब चीजें क्या गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, हम इनको यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम उसके लिए टैक्स पे करते हैं बट वो फ्री ऑफ चार्ज गुड्स है, ठीक है। अब हम ह्यूमन नीड्स को, वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जब हम ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, चॉइसेस बनाएंगे कि भाई ये चीज जरूरी है इसको पहले कर लेते हैं, ये चीज जरूरी नहीं है इसको पहले नहीं करते हैं। जब हम चॉइसेस करते हैं
तो चॉइस में क्या होता है कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज, कभी भी चीज जो भी बोल रही हूँ ना मैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, जो ह्यूमन लाइफ के लिए चाहिए होती है, जो इनफाइनाइट वांट्स एंड नीड्स के लिए। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कौन सा ज्यादा जरूरी है और कौन सा जरूरी नहीं है, वो चूज करेंगे हम। तो जब हम चूज करेंगे कि हाँ भाई ये ज्यादा जरूरी है, तो वो एफिशिएंसी के अंदर है कि एफिशिएंटली हम चूज करें कि ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे कि नहीं भाई ये जरूरी नहीं है। अब जो चीजें कॉम्प्रोमाइज होंगी, जो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। सो दीज आर द टर्म्स यू हैव टू रिमेंबर, ये चीजें आप याद करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर से देन विल स्टार्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। If you have any doubt, you can ask me in the comment section and you can download this notes through the drive link which I will provide in the description section. Thank you so much. Bye bye.